हम लोग बात कर रहे थे आपका बात चल रही थी वो सेक्शन 32 पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का और वर्तमान का धारा 26, इस पर बात कंप्लीट हुई। इसके साथ साथ 27 ये भी कंप्लीट हुआ था, और दोनों सेक्शंस में जो बात बताई गई है वो उन व्यक्तियों के कथनों को सुसंगत घोषित किया है जो मर गए, मिल नहीं सकते, या साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गए। साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ आदमी कब कब हो जाता है, ये जब पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 और वर्तमान में जब वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे कि साक्ष्य देने के लिए आदमी असमर्थ ये कब कब माना है। वहां सक्षम साक्षी, कॉम्पिटेंट विटनेस, इसकी डेफिनेशन दी है। वहां कहा है कि वो व्यक्ति जो कोमल वयस, विकृत या मन या शरीर के रोगों के कारण स्वयं से किए गए प्रश्नों और उनके सही उत्तर देने से निवारित है, उसे छोड़कर बाकी सारे लोग कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। यानी निगेटिवली ये परिभाषित किया है कॉम्पिटेंट विटनेस को। और जब हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे थे तब देखा था कानून हमेशा निगेटिवली यही बनेगा, क्योंकि पॉजिटिवली चीजों को बताना ये संभव नहीं है। और अगर संभव हो भी जाए तो कानून इतना बड़ा और विशद बन जाएगा कि उसकी व्यवहारिक उपयोगिता ये नष्ट हो जाएगी। अगर आपको यह बताया जाए कि आप क्या क्या करो तो करने योग्य कामों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि उन्हें व्यवहारिक तौर पर बता पाना संभव नहीं होगा, और उसमें भी गलती की गुंजाइश ये बनी रहेगी। हो सकता है कोई करने योग्य काम हो और उसके बारे में ये बताना छूट जाए कि वो आपको करना चाहिए। इसलिए कानून हमेशा ये बताता है कि क्या नहीं करेंगे आप, जो नहीं करेंगे वो बताया। जैसे उसने बताया कि आप आदमी को नहीं मारेंगे, ये नहीं बताया। उसने ये बताया कि आदमी को किन परिस्थितियों में आप नहीं मारेंगे। ये नहीं कहा उसने कि आप आदमी को नहीं मारेंगे, ये अलाउड है, इवन आपको अधिकार दिया है। कहा? पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 100 मृत्यु कारित कर देने तक का अधिकार ये दे दिया, और कुछ परिस्थितियों में जस्टिफाइड ये माना है कि अगर आप मृत्यु कारित कर दे तो भी कोई दोष नहीं। और वे परिस्थितियां कौन सी है? जनरल एक्सेप्शन की। इसका मतलब यह बताया कि कब कब आप मानववध नहीं करेंगे, उन परिस्थितियों की पहचान क्रिमिनल लॉ में हुई है जिन परिस्थितियों में आपसे मानववध अपेक्षित नहीं है। शेष दशाओं में आप मानववध करते भी हैं तो कोई दोष ये आपको नहीं लगता। कानून हमेशा निगेटिवली परिभाषित होगा, पॉजिटिवली कानून को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये यूं कहें कि पॉजिटिवली बहुत कम दशाओं में कानून परिभाषित ये किया जाता है कि आप ये करेंगे। इस प्रकार से कानून की डेफिनेशन बहुत कम जगह पर आती है। सामान्य तौर पर कानून का अधिनियमन नकारात्मक भाषा में होता है कि आप ये नहीं करेंगे। पूछा कि कॉम्पिटेंट विटनेस कौन, तो उत्तर भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या दे रहा है कि कोमल वयस, यानी छोटी आयु। कोमल वयस यानी वयस, आयु, इसे डिनोट करता है जिसकी आयु कोमल है, कम आयु का है। कम आयु का है इतना ही पर्याप्त नहीं होगा किसी विटनेस को अनकॉम्पिटेंट घोषित कर देने के लिए। वो कोमल वयस का हो, लेकिन अगर स्वयं से किए गए प्रश्नों को समझने और उनका सही उत्तर देने में समर्थ, तो इस तथ्य के बावजूद कि उसकी आयु कम है
वह एक सक्षम साक्षी है जिसमें दोनों कमियां हैं। उसकी आयु भी कम है और वह स्वयं से किए गए प्रश्नों इन्हें भी नहीं समझता। और एक तीसरी बात कि चलिए वो स्वयं से किए गए प्रश्नों को समझ लेता है, लेकिन उनके सही उत्तर देने से यदि वो निवारित है तब वो सक्षम साक्षी नहीं है। और ये स्थिति अगर उसकी चित्त विकृति इसके कारण है उसमें तो भी नहीं है। शरीर या मन के रोग उन्होंने उसकी ये दशा ये कर दी है कि वह स्वयं से किए गए प्रश्नों को समझने और उनका सही उत्तर देने से निवारित है, यानी नहीं दे सकता, तो वो सक्षम साक्षी नहीं है। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति सक्षम साक्षी है। सक्षम साक्षी होने के लिए कुछ विशेष नहीं चाहिए। कानून जो कहता है उसमें आप कुछ भी अपनी ओर से न जोड़ें। जैसे हम लोग सीआरपीसी पढ़ते हैं बहुत बार, वहां कहता है कि दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के ठीक है मौजूद रहने पर ही अमुक काम किया जाएगा। तो दो प्रतिष्ठित व्यक्ति इस डेफिनेशन में आने के लिए आपको कोई विशेष प्रयास करना है यह नहीं है। किसी विशेष आर्थिक स्थिति के आप हो, कोई विशेष सामाजिक स्थिति आपकी हो, यह नहीं चाहिए। बस आपका शील ऐसा न हो कि लोग आपको विश्वास के अयोग्य मानते हो। शील यानी ख्याति, आपकी जो ख्याति है वो इस प्रकार की न हो। और सामान्य तौर पर इस प्रकार की ख्याति न होने का जो मापदंड पैमाना ये माना जाता है वो यही मानते हैं कि आपके विरुद्ध कोई एफआईआर ये दर्ज न हो। सामान्य तौर पर एक मापदंड ये स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो कानून में शब्द जिस प्रकार लिखे गए आप शब्दों को उसी प्रकार लेंगे। ठीक है, कहता है कि वे व्यक्ति जो मर गए मिल नहीं सकते, यह साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुए। यानी पूर्व में ठीक थे, जब उन्होंने कथन किया तब ठीक थे, लेकिन वर्तमान में वे साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए, क्योंकि जो ठीक है वो विकृत चित्त नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। जो आज ठीक है उसे शरीर या मन के रोग इस प्रकार से नहीं घेरेंगे कि वह स्वयं से किए गए प्रश्नों को समझने और उनका सही उत्तर देने की क्षमता ये खो बैठे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए धारा 26 नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की और धारा 27 दोनों इस शब्दावली का उपयोग करती हैं कि वे व्यक्ति जो मर गए मिल नहीं सकते, यह साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गए, और या फिर जिनकी उपस्थिति इतने विलंब के बिना न्यायालय में सुनिश्चित नहीं हो सकती, यानी उपात्त नहीं की जा सकती। इस शब्द का प्रयोग यह हुआ बेर में। जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्ति संगत समझता है, अगर ये स्थितियां हैं तो उनके उन कथनों का साक्ष्य जो उन्होंने किसी के सामने किए हैं, उनके न्यायालय में स्वयं आए बिना उनके उन कथनों का साक्ष्य न्यायालय में उस व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है जिनके समक्ष उन्होंने इस प्रकार के कथन किए। और यह सामान्य स्थिति का एक अपवाद है, क्योंकि सामान्य स्थिति क्या है? सामान्य स्थिति यह है कि जो कोई जो कथन करेगा उसे उस कथन को साबित करने के लिए स्वयं न्यायालय में आना होगा, साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा। अगर आप कोई कथन कर रहे हैं
किसी विषय के संबंध में, क्योंकि आपके कथन निश्चित तौर पर विषयों के संबंध में होते हैं। कथन निरर्थक नहीं होता है। आप कथन किसी न किसी विषय के संबंध में करेंगे, और जब आप कथन किसी विषय के संबंध में करते हैं और वही विषय जिसके संबंध में आपने कथन किया है वो जांच के अधीन हो जाता है, न्यायालय के समक्ष विचारण की विषय वस्तु ये बन जाता है, तो न्यायालय की अनुमति और न्यायालय की अपेक्षा से, न्यायालय की अनुमति और न्यायालय की अपेक्षा ये कहना गलत है, न्यायालय की अनुमति या न्यायालय की अपेक्षा से, क्योंकि और कह देंगे तो दोनों बातें ज्ञानी चाहिए। अगर आपने कहा न्यायालय की अनुमति और न्यायालय की अपेक्षा, इसका मतलब अनुमति भी होनी चाहिए और अपेक्षा ये भी होनी चाहिए, जबकि केवल एक ये पर्याप्त है, न्यायालय की अनुमति या न्यायालय की अपेक्षा। इसके किए जाने पर आप न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर उस विषय के संबंध में कोई कथन करते हैं तो ही वो साक्ष्य ग्राह्य होता है, अन्यथा नहीं। लेकिन इस नियम का एक अपवाद ये कहां कहां प्रस्तुत हो जाता है? धारा 26, धारा 27, स्वीकृति और संस्वीकृति कारक कथन, उनमें, और साथ ही साथ रेस जेस्टे, इसमें इस सामान्य नियम का एक अपवाद यह प्रस्तुत होता है। और कथन करता न्यायालय में स्वयं आए बिना अपने कथनों का साक्ष्य प्रस्तुत करवा सकता है, ये तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मर गया वो क्या प्रस्तुत करवाएगा। प्रस्तुत किया जा सकता है यह कहना समुचित और ठीक होगा। ये हम लोगों ने दो धाराएं देखी, और निवेदन यह है कि एक एक दृष्टांत ये स्वयं पढ़ लीजिएगा। ये दृष्टांत आपको ऐसे के ऐसे ही रखे मिलेंगे, दृष्टांत एक भी न छोड़े आप, किसी भी धारा के साथ अटैच जो इलस्ट्रेशन है उसको डेफिनेटली आप पढ़ भी लें, समझ भी लें, न समझ में आने की दशा में हमसे चर्चा जरूर कर लें, लेकिन उसको देख जरूर लें। समय की कमी रहती है, इसलिए एक एक दृष्टांत पर बात नहीं की जा सकती। और अब आप कम से कम डबल ग्रेजुएट और कुछ तो पोस्ट ग्रेजुएट है नाम है, तो आपसे ये अपेक्षा किया जाना ये अन्यायपूर्ण नहीं है कि आप कम से कम खुद इतनी जहमत उठाएं कि आप दृष्टांत देख लें स्वयं, और ना आए तो हमसे चर्चा जरूर कर लें, लेकिन देखें जरूर। नहीं देखे तो आप अपना नुकसान करेंगे। ये बिल्कुल सच ऐसे ही रखा मिलेगा। तो हम लोग अब जो बात करेंगे वो धारा 28 और धारा 29 नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और पुराना 34 और 35। ये लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों को सुसंगत ये बताता है। उसने कहा लेखा पुस्तक, जब सेक्शन 28 हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, शब्द प्रयोग कर रहा है लेखा पुस्तक, तो क्या सबसे पहली बात कि लेखा पुस्तक आखिर क्या चीज है? उसने लेखा पुस्तक कहा है, और पुस्तक अपने आप में एक चीज है। पुस्तकों के कितने प्रारूप हो सकते हैं? क्या पुस्तक का एक ही प्रारूप होता है जिस रूप में पुस्तक आपके पास है? क्या पुस्तक की यही एक फॉर्म है, यही एक प्रारूप है, या इसके अलावा भी पुस्तकें हो सकती हैं? ठीक है, आपके पास जो पुस्तक उपलब्ध है इसमें पृष्ठों को यानी पेजेस को क्रमानुसार लगाकर उन्हें या तो सिल दिया गया है या स्टेपल कर दिया गया है। लेकिन एक और पुस्तकों का प्रारूप, यह लोकप्रिय
आज की तिथि पर हुआ है स्पाइरल बाइंडिंग। अगर स्पाइरल बाइंडिंग है तो क्या उसे लेखा पुस्तक कहें? सबसे पहली चीज तो वो कह रहा है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है। सेक्शन 28 वो कह रहा है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है। इंक्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट। जो अकाउंट बुक्स हैं उनमें जो एंट्रीज की गई हैं ये कब सुसंगत है। तो कब सुसंगत है तो आगे की बात हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द अकाउंट बुक। रजिस्टर अकाउंट बुक है, इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में किसी भी चीज का जो कॉन्सेप्ट मौजूद है वो क्या करता है कि जैसे ही उस शब्द को उच्चारित किया जाता है, उस शब्द को प्रोनाउंस किया जाता है, वैसे ही आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर वस्तु की एक पिक्चर ये खींच देता है। ठीक है, जैसे ही हमने कहा पुस्तक, आपके दिमागों में एक इमेज ये उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। आपका दिमाग एक इमेज को अपने में रिफ्लेक्ट ये करना शुरू कर देता है और वो इमेज आपकी विकसित हुई है समाज में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को देखकर। लेकिन वे पुस्तकों के एकमात्र स्वरूप हैं ऐसा नहीं है। पुस्तकें अन्य स्वरूपों में भी हो सकती है और उसने यहां पुस्तक का कोई निश्चित स्वरूप नहीं बताया। उसने ये कहा कि लेखा पुस्तक, बस इतना कहा। यानी लेखा पुस्तक किसी भी स्वरूप में हो, उसमें की गई एंट्री ये सुसंगत हो सकती है। लेखा पुस्तक स्पाइरल बाइंडिंग में है या आपकी जो सोच है, आपके दिमाग में जो लेखा पुस्तक की इमेज है उसी के अनुरूप लेखा पुस्तक उसमें की गई प्रविष्टि है तो भी सुसंगत। और अगर आपके दिमाग में जो लेखा पुस्तक की इमेज मौजूद है उससे भिन्न प्रकार की लेखा पुस्तक है, लेकिन उसे लेखा पुस्तक की मान्यता एक युक्ति संगत मनुष्य के दृष्टिकोण में दी जा सकती है तो वो भी सुसंगत है। अगर उसमें कोई एंट्री मिल रही है वो भी सुसंगत ये हो सकती है। तो लेखा पुस्तक इसका कोई विशेष स्वरूप ये अपेक्षित हो ऐसी बात नहीं है। और जब आप अपनी किताबें पढ़ेंगे तो इस विषय पर न्यायालय के अनेकों निर्णय ये मौजूद हैं और न्यायालय ने अपने निर्णयों में कहा कि लेखा पुस्तक का एक प्रारूप ये नहीं होता। देयर में बी सेवरल फॉर्म्स ऑफ अकाउंट बुक्स। ठीक है, एक अकाउंट बुक वो हो सकती है जैसे अकाउंट बुक आपके विचारों में मौजूद है, जैसे अकाउंट बुक आपके दिमाग में, आपकी इमेज में, आपके मस्तिष्क की अवधारणा में मौजूद है, कंसेप्शन में मौजूद है। अकाउंट बुक इससे डिफरेंट ये भी हो सकती है, वो स्पाइरली बाइंड की गई है, लेकिन वो ऐसे ना हो जैसे स्पाइरल बाइंडिंग ये भी है तो भी उसमें पेज लगाना और पेज निकालना ये बहुत कठिन है। पुस्तक का मतलब क्या हुआ? हमने कहा ना, चीजें तत्व में होती हैं, चीजें प्रारूप में होती हैं। हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि चीजें इसेंस में होती हैं और चीजें फॉर्म में होती हैं। जैसे पिता की डेफिनेशन ली थी कि पिता कौन, तो कहा पिता वो है जो आपके समाज में होने का कारण है, जिसके कारण आप समाज में हैं। ये पिता की तात्विक डेफिनेशन है, जिसके कारण आप समाज में, यानी जो आपकी रक्षा कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है। ठीक है, और जिसके कारण आप समाज में, इसकी एक व्याख्या यह भी हो सकती है कि बायोलॉजिकली जिसके कारण आप समाज में हैं। ये बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है कि बायोलॉजिकली जिसके कारण आप समाज में हैं वो आपका पिता है। और ये पिता की
विस्तृत व्याख्या है कि जो संरक्षण करे उसके कारण भी आप समाज में, क्योंकि अगर कोई संरक्षण करता नहीं होगा तो आपका अस्तित्व समाज में बने रहना ये कठिन हो जाएगा। चीजों की संकुचित व्याख्या हो सकती है, चीजों की विस्तृत व्याख्या ये भी हो सकती है। हम लोग सुबह संपत्ति पर बात कर रहे थे। कब्जा ये संपत्ति होने का न्यूनतम लक्षण है। आपके पास संपत्ति का कब्जा है, ये न्यूनतम लक्षण है संपत्ति होने का। और संपत्ति होने का विस्तृततम लक्षण क्या हो सकता है? स्वामित्व है आपके पास संपत्ति का। हम लोगों ने कानून पर बात की थी। कानून की एक फॉर्म क्या है? लेक्स की। और कानून की दूसरी फॉर्म कौन सी है? जस की। लेक्स क्या है? जो इनेक्टेड लॉ है, whatever has been enacted by the legislature, that is lex। वो भी कानून का एक स्वरूप है। लेकिन if that is just, fair and reasonable, only then it can be just। अन्यथा कानून है, लेकिन जस्ट, फेयर और रीजनेबल थोड़ी है। हमने कई बार कहा कि कवि साहित्यकार कहते हैं कि इंसान को इंसान बनाया जाए। इंसान को इंसान कैसे बनाएंगे? इसका मतलब जो प्रारूप में इंसान है उसे तत्व में इंसान बनाया जाए। तो पुस्तक ये प्रारूप में होती है और पुस्तक तत्व में होती है। कोई चीज तत्व में पुस्तक तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसमें पेजों को लगाया जाना और पेजों का निकाला जाना ये बेहद आसान हो। यानी कोई मार्क भी न कर पाए कि इस चीज में पेज लगाए गए या पेज निकाले गए। अगर यह स्थिति है तो उसको पुस्तक नहीं कहा जा सकता। अन्यथा पेजेस को स्थायी तौर पर संग्रहित करके रखा जाना यही पुस्तक कहलाता है। पुस्तक का मतलब क्या हुआ कि पेजेस को एक जगह पर एक विशेष उद्देश्य के लिए संग्रहित करके रख दिया गया। लेखा पुस्तक यानी अकाउंट मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे पेजों को परस्पर इकट्ठा किया गया है कि उन्होंने एक स्थायी स्वरूप यह ग्रहण कर लिया है। अगर ऐसा है तो उसे पुस्तक माना जाएगा। न्यायालय के निर्णय इसी विषय पर है और न्यायालय की जो भूमिका होती है वो भी यही होती है। इसी को कानून का अर्थान्वयन कहा जाता है। लेखा पुस्तक, एक कहेगा ये लेखा पुस्तक है और दूसरा कहेगा ये लेखा पुस्तक नहीं है। अब हु में भी द अथॉरिटी, हु कैन डिक्लेयर अथॉरिटेटिवली दैट इट इज ए अकाउंट बुक और नॉट। भाई आपकी प्राधिकारिता न तो हमसे कम है और न आपकी प्राधिकारिता हमसे ज्यादा है। आपकी जो अथॉरिटी है वो मेरे समान है, क्योंकि आपकी कानून के समक्ष दशा मेरे समान है। आपका स्टेटस दशा स्टेटस कहेंगे। स्टेटस में आप भी कानून के समक्ष उतनी ही स्थिति रखते हैं या उतनी ही अथॉरिटी रखते हैं जितने हम। तो आप कहते हैं ये अकाउंट बुक है और हम कहते हैं ये अकाउंट बुक नहीं है। आखिर तय कैसे हो? देयर शुड बी ए अथॉरिटेटिव, देयर शुड बी ए अथॉरिटी हु कैन डिक्लेयर अथॉरिटेटिवली दैट हु इज राइट, हम या आप। और यहीं से न्यायालय की भूमिका ये शुरू होती है। हार्ट यही तो कहता है। हार्ट कानून को क्या बताता है? प्राथमिक और द्वितीयक नियमों का संग्रह है। और वो प्राथमिक समाज और विधिक समाज, ये दो प्रकार के समाज बताता है। कहता है प्राथमिक समाज के पास भी प्राथमिक और द्वितीयक नियम, प्राथमिक नियम होते हैं किंतु द्वितीयक नियम नहीं होते, इसलिए वो प्राथमिक नियम से शासित होता है और वो प्राथमिक समाज कहलाता है। हार्ट कहता है प्राथमिक नियम कौन से हैं? प्राथमिक नियम वे हैं जो अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। जैसे आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, ये प्राथमिक नियम है। द्वितीयक नियम प्राथमिक नियमों के बारे में नियम है।
और द्वितीयक नियम वो 3 प्रकार के पहचानता है, मान्यता संबंधी, न्याय निर्णय संबंधी, ठीक है, और विधायन संबंधी। तो न्याय निर्णय संबंधी नियम उन्हें वो आवश्यक मानता है, क्योंकि प्राथमिक नियम टूटा या नहीं टूटा ये कौन तय करेगा? आप कहेंगे हमने प्राथमिक नियम नहीं तोड़ा, हम कहेंगे तोड़ा, आप कहेंगे कि हमने चोरी नहीं की, हम कहेंगे कि, कैसे तय होगा? तो इसलिए न्याय निर्णय संबंधी नियम चाहिए। और इसीलिए हार्ट क्या कहता है? कहता है द्वितीयक नियम प्राथमिक नियमों के बारे में नियम, और इन दोनों नियमों के संग्रह से ही विधि और व्यवस्था इसका निर्माण होता है। हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में देखा है हार्ट को, जूरिस्प्रूडेंस दोबारा चल रहा है, फिर देखेंगे हार्ट को, लेकिन प्रसंगवश चर्चा होनी चाहिए, और प्रसंगवश जब चर्चा होती है तो आपको चीजें समझ में आती है। अकाउंट बुक कहता है एंट्रीज इन अकाउंट बुक, जो लेखा पुस्तक है उस पर प्रविष्टि कब सुसंगत है? अरे सुसंगत की तो बात ही बाद में है, फस्तापन ये तो तय हो कि द एंट्री एट वेयर हैज बीन मेड बाय समवन दैट इज अकाउंट बुक और नॉट, क्योंकि सबसे पहले अकाउंट बुक होनी चाहिए ना। कानून में यही विशेषता है, और इसी को अच्छा वकील और बुरा वकील कहा जाता है। अरे एंट्री तो है ही है, उसे इररिलेवेंट कैसे करें? उसे इररिलेवेंट अगर हम ये साबित कर दें कि नो डाउट इट इज द एंट्री बट इट इज नॉट मेड इन द अकाउंट बुक, देन इट इज इररिलेवेंट, क्योंकि एंट्री सुसंगत हो जाए इसके लिए जरूरी क्या है? दैट मस्ट बी मेड इन अ अकाउंट बुक। लेखा पुस्तक, लेखा पुस्तक किसे कहें? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फाइल में कागज लगाए गए, फाइलों में कागज लगाए जाते, उन्होंने कहा वो अकाउंट बुक नहीं है, क्योंकि कागज लगाया जा सकता है, निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से, और बुक की विशेषता यही है कि आसानी से उसमें कुछ नहीं हो सकता। जिसे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का हम डिफरेंस करते हैं, तो आज की तिथि पर तो स्ट्रक्चर उसे भी मूव किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा कछिया नहीं खेड़ा, तो आज की डेट पर तो कुछ भी इमूवेबल नहीं बचा, इवन बिल्डिंग एज सच एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर हो जाएगी, तो फिर कहे क्या? व्हाट शुड बी सेड? तो इतना ही कहा जा सकता है कि जो आसानी से मूवमेंट में ना आए, जिसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट ये करने पड़े, वही इमूवेबल है। आज इमूवेबल ने इमूवेबिलिटी की जो विशेषता थी इमूवेबल होने के लिए उसको खो दिया है। जो टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक जो ठीक है डेवलपमेंट, उसने इस विशेषता को खत्म कर दिया। हां, एक चीज आज भी है कि जो इमूवेबल है उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये स्पेसिफिकेशन आज भी मौजूद है। तो ये इसी के आधार पर आज मूवेबिलिटी और इमूवेबिलिटी इसकी डेफिनेशन ये करनी पड़ेगी। ऐसे अकाउंट बुक, लूज पेपर जो बंच के तौर पर यानी बंडल के तौर पर आपके सामने रखा गया है, और बुक, व्हाट मे बी द डिफरेंस? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया है कि जिसमें से पेजों को निकालना और पेजों को शामिल करना ये थोड़ा कठिन हो, बस वही बुक है। फिर दैट मस्ट बी अकाउंट बुक,
बुक कई प्रकार की हो सकती है। बुकें ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें विशेष विषय का वर्णन हो, जैसे आपके पास एक समय बुक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो विषय है उसको वर्णित किया गया है, तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बुक है। ठीक है ना। बुक्स स्पेशल सब्जेक्ट इस पर हो सकती है। तो बुक्स में जो एंट्रीज हैं उनकी प्रविष्टियां ये कब सुसंगत होती हैं, इस पे पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 60 वो बताएगा वो कब सुसंगत होती है। इसमें भी लाइक प्रोविजन है, वो जब आएगा तब चर्चा करेंगे। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हियर द लेजिस्लेचर हैज प्रोवाइडेड दैट अकाउंट बुक, अकाउंट बुक इसका मतलब लेखा पुस्तक है, अकाउंट उसमें मेंटेन किया जाता है, उसकी प्रविष्टि कब सुसंगत है। इसका मतलब अकाउंट बुक में की गई प्रविष्टि सदा और सर्वदा सुसंगत है? नहीं सुसंगत है। क्योंकि अगर अकाउंट बुक की प्रविष्टि सुसंगत होती है तो जो मार्जिनल नोट है वो ये नहीं होता कि कब सुसंगत है, ये नहीं कहता। लेजिस्लेचर ने जो कुछ किया वो सब कुछ बड़े ध्यान से किया है, और जो कुछ लेजिस्लेचर ने किया वो जिस ध्यान से किया है उस ध्यान की ओर जब हमारा ध्यान जाएगा तो हमें ध्यान में आता है कि लेजिस्लेचर ने कितना ध्यान दिया है। ठीक है, तब हमारे ध्यान में आता है, उससे पहले नहीं आता है। हाँ, उसने क्या कहा था, सिविल मामलों में गुप्त रखने के वचन पर की गई वो स्वीकृतियां ये विसंगत है। ठीक है, मार्जिनल नोट क्या था, सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब विसंगत, ये मार्जिनल नोट था। यानी सिविल मामलों में स्वीकृतियां एक दशा है जिसमें विसंगत हो सकती हैं, अदरवाइज स्वीकृतियां हमेशा सुसंगत हैं। इसका ऐसे अर्थान्वयन ये भी होगा। और अगर इस बात को समझ लिया जाए तो आपको ये याद रखने की जरूरत बचती ही नहीं कि सिविल मामलों और दंडिक मामलों दोनों मामलों में स्वीकृतियां की जा सकती हैं। इसे याद रखने की जरूरत ही कहां बची, क्योंकि ये तो जनरल बात बन गई है। सेक्शन ये बता रहा है कि सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब विसंगत हैं। इसका मतलब इफ दैट इज सिचुएशन, if there is a situation directed in a particular section, only then the admission could be irrelevant, otherwise that is relevant. The nature of proceeding, ठीक है, वो कुछ भी हो, whether that is civil or criminal, कुछ भी हो, इससे मतलब ही कहां है। ऐसे उसने कहा कि लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने इतना भी साबित कर दिया कि द एंट्री हैज बीन मेड इन अकाउंट बुक, आफ्टर दैट इट कैन बी इररिलेवेंट। उसने कहा ना, लेखा पुस्तक में की गई प्रविष्टि कब सुसंगत है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, for the relevancy of that entry should be made in a account book. पहली बात तो यही है कि वो अकाउंट बुक में होनी चाहिए। यानी the document which is produced before the court, it should be proved by the party who is intended to prove that entry. ठीक है, उसे ये साबित करना चाहिए उस पक्षकार को कि ये अकाउंट बुक है, पहले तो यह साबित करें।
और फिर जब अकाउंट बुक है ये साबित हो गया, देन आप ये साबित करें कि दिस इज एंट्री मेड इन अ अकाउंट बुक। वो तो खैर साबित करना आसान नहीं है, क्योंकि वो तो दिखाई ही देगा कि एंट्री है उसमें। अब वो एंट्री कैसे आई ये साबित करना है, क्योंकि लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां ये सुसंगत नहीं है। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है ये बताया है सेक्शन में। इसका मतलब लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जब सुसंगत हैं, यानी जिन स्थितियों में सुसंगत हैं, वे स्थितियां भी आपके द्वारा साबित की जानी चाहिए, तब लेखा पुस्तक की प्रविष्टि सुसंगत बनेगी। और हमने कहा था, आपने साबित भी कर दिया सुसंगत है, तो भी बात नहीं बनी, क्योंकि सुसंगति अलग बात है और साक्षिक मूल्य ये अलग बात है। हो गया, साबित हो गया कि साहब ये सुसंगत है, न्यायालय ने ग्राह्य कर लिया, सुसंगत है, चलिए मान लिया। बट व्हाटएवर इज रिलेवेंट, ठीक है, उसकी जो प्रोबेटिव वैल्यू है, उसका जो साक्षिक मूल्य है वो अलग अलग ये हो जाएगा। इवन हम लोगों ने डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन, ये भी देखा था कि जैसे ही आपने ये साबित किया कि इसे करने वाला व्यक्ति मर चुका है, तो भले ही कथन के किए जाने के समय उस मृत्यु की प्रत्यक्षता थी या नहीं थी, और भले ही कार्यवाही की प्रकृति कुछ भी क्यों न हो, उसका वह कथन सुसंगत हो गया। लेकिन सुसंगत हुआ, अभी उसके साक्षिक मूल्य पर कोई टिप्पणी ये नहीं की गई। नो डाउट वो इस साक्षिक मूल्य का भी हो सकता है कि कार्यवाही में प्रश्नगत अधिकार, दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता आदि को उत्पन्न किया जा सके, लेकिन इस साक्षिक मूल्य का वो बने, इसके लिए आपको मृत्युकालिक कथन की निष्पक्षता और स्वतंत्रता इसको भी साबित करना पड़ेगा। तो प्रोबेटिव वैल्यू ये अलग बात हो गई, और सुसंगत होना ये अलग बात हुई। तो लेखा पुस्तक में की गई प्रविष्टि सुसंगत हो जाए, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये साबित हो कि वो लेखा पुस्तक है। और दूसरी बात क्या साबित हो, कहता है कारावार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां, जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हैं, जब कभी ऐसे विषय का निर्देश करती हो जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दीज आर द कंडीशंस ऑन द प्रूविंग ऑफ विच एंट्री कुड बी रिलीवेंट। ये स्थितियां ये साबित करिए कि वह लेखा पुस्तक जिसमें प्रविष्टि है कारावार के नियमित अनुक्रम में तैयार की गई है, इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। वो अकाउंट बुक इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस तैयार हुई है। पुस्तकें इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस कैसे तैयार होती, जैसे वकील साहब उनकी डायरी है, वो नो डाउट लेखा पुस्तक है, उसमें मुवक्किलों के मुकदमों की डेटें चढ़ी रहती है, ठीक है ना, उसमें मुकदमों की डेटें चढ़ी रहती है। और आपने सीआरपीसी में पढ़ा है कि इफ यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट at that time when your case has been called out, then warrant could be issued against you. कहां? अंडर सेक्शन 70 ऑफ द सीआरपीसी, पुरानी सीआरपीसी कोट कर रहे हैं, ठीक है ना। और वारंट कैसे होंगे? अजमानती,
उन्हें स्पेशली जमानती बना दिया जाए, अलग बात। नॉर्मली वे नॉन अवेलेबल होंगे। और ये ऐसी बात जिस पर आम समाज तो छोड़ो, 90% अधिवक्ता विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उनसे बात करने की जरूरत भी नहीं। वारंट का मतलब है अजमानती। जब तक कि न्यायालय विशेषता ये निर्देश न दे कि गिरफ्तारी की दिशा में प्रतिभूति लेने के उपरांत व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, तब तक वह अजमानती ही होगा। अब आपका कहना यह कि वकील साहब ने हमें बताया नहीं कि इस तिथि को हमें उपस्थित होना है। यद्यपि आपका यह कथन ठीक नहीं है 100%, को आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, आपको पता रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी डेट की। और वकील साहब का यह कहना है कि डेट हम इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि मेरी डायरी में डेट गलत नोट हो गई। अब मानवीय त्रुटि हो भी सकती है। अब वारंट रिकॉल किए जाने का प्रश्न है न्यायालय के समक्ष। तो लेखा पुस्तक जो कि कारावार के अनुक्रम में रखी गई है, उसमें की गई प्रविष्टि सुसंगत हो सकती है, लेकिन यदि वो नियमित अनुक्रम में रखी गई है तो इन द जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस, वकील की डायरी मेंटेन होने का जो जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो क्या है कि शाम को सब अदालतों से अपनी अपनी तारीखें लेकर वो मुकदमों में नोट कर लेते हैं कि अगली डेट ये लगी है, और शाम को नहीं तो अगले दिन तो कर ही लेते हैं। तो इन दी जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस हर व्यापार को करने का एक ढंग है। उस व्यापार के लिए जो आवश्यक प्रविष्टियां हैं वे उस व्यापार से संबंधित पुस्तकों में एक निश्चित समय पर कर दी जाती है। यह हर व्यापार को करने का ढंग होता है। इसी को उसने कहा है कि कारावार के अनुक्रम में, यही उसने कहा है। यह भी हो सकता है किसी कारोबार का, किसी बिजनेस का यह जनरल कोर्स हो कि 15 दिन में इकट्ठी एंट्री करेंगे, यह भी संभव है। भाई होते हैं ऐसे व्यापार कि डेली अकाउंट मेंटेन ही नहीं होता। उन्होंने एक अकाउंटेंट रख रखा है, वो 15 दिन पे आता है, सारा अकाउंट मेंटेन कर देता है। तो कारोबार का नियमित अनुक्रम, इसका मतलब आप ये नहीं लेंगे रेगुलरली, या यूं कहें इसका मतलब ये नहीं लेंगे रेगुलरली, तो इसका मतलब हुआ, लेकिन डेली इसका मतलब नहीं हुआ। आप ये नहीं कहेंगे कि रेगुलरली एंट्री की गई है, ये हम केवल तब मानेंगे जब वो डेली की गई हो, ये नहीं कहेंगे। रेगुलरली का मतलब यह है एक निश्चित अंतराल, एक निश्चित टाइम पीरियड जिसमें वो एंट्री की जाती हो। तो लेखा पुस्तक की प्रविष्टि ये सुसंगत यदि वह कारोबार के नियमित अनुक्रम में की गई है। नियमित अनुक्रम 15 दिन का भी हो सकता है, वीकली ये भी हो सकता है, मंथली ये भी हो सकता है, क्वार्टरली ये भी हो सकता है। आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, अब हो सकता है प्रॉपर्टी डीलिंग तो साल में एक सौदा ये होता है, ठीक है। अब तो एनुअली एंट्री होगी, लेकिन उसको रेगुलर एंट्री माना जाएगा। और एंट्री किसमें? लेजर में है, यानी लेखा पुस्तक में है, कारोबार के नियमित अनुक्रम में है, और उस विषय का निर्देश करती है, उस विषय का निर्देश करती है। जिस विषय में न्यायालय को जांच करनी है तब एंट्री सुसंगत है, उस विषय का निर्देश करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायालय को इस तथ्य की जांच करनी है
कि आपके ऊपर अमुक ऋण है या नहीं है, और ऋणदाता के यहां एक लेजर है, उस लेजर में रेगुलर एंट्रीज की जाती हैं ऋणों के तथ्य की। आपके नाम ऋण उस लेजर में दर्शित किया गया है। अब सारी जो शर्तें हैं सेक्शन 34 की वो पूरी हो गई। एंट्री किसमें? अकाउंट बुक में रेगुलर मेंटेन किया गया है उस अकाउंट बुक को, और आप कहते हैं हम ऋणी नहीं है, और वो ऋण की बाबत मुकदमा लाया है। इसका मतलब न्यायालय ऋण के विषय की जांच कर रहा है, ठीक है, और एंट्री का संबंध उस जांचाधीन विषय से है जिसमें न्यायालय को जांच करनी। नाउ दिस एंट्री विल बी रिलीवेंट, लेकिन रिलीवेंट होगी ये नहीं कहा उसने। दैट एंट्री विल बी द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट ऑफ द लोन, ये नहीं कहा उसने। ये ऋण के तथ्य का निश्चायक सबूत है, ये नहीं कहा। उसने कहा कि एंट्री सुसंगत है। अब प्रविष्टि सुसंगत हो गई, सुसंगत हो गई तो ग्राह्य हो गई। क्यों ग्राह्य हो गई? क्योंकि धारा 3 वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम और धारा 5 पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो क्या कहता है कि सुसंगत और विवादित तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा। क्योंकि एंट्री सुसंगत तथ्य के अंतर्गत आ गई, इसलिए वो उसका साक्ष्य दिया जाएगा, क्योंकि सारी शर्तें पूरी हो गई। भले ही जो डॉक्यूमेंट है, जो अकाउंट बुक है, वो डिजिटली रखी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये रखी जाती है। कंप्यूटर में आजकल एंट्रीज की जाती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एंट्री रखी गई, ठीक है। क्या कहता है आपका? जबकि कारोबार के नियमित अनुक्रम में रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां, जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हैं, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिनमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत है, सुसंगत है। यहां तक उसने ये बताया सेक्शन में कि एंट्री रिलेवेंट कब होगी, यहां तक सिर्फ इतना बताया। आगे की लाइन इस एंट्री के प्रोवेटिव वैल्यू, इस एंट्री का जो साक्षिक मूल्य है उस पर प्रकाश डाल रही है। प्रोवेटिव वैल्यू के सामने बारे में क्या कहता है? किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे, ठीक है ना। ये साक्षिक मूल्य के विषय पर उसने कहा कि एंट्री है, लेजर बुक में है, कारोबार के नियमित अनुक्रम में की गई है, ठीक है, इसलिए सुसंगत साक्ष्य दिया जाएगा। लेकिन केवल इस एंट्री के आधार पर किसी को उस दायित्व से भारित नहीं किया जाएगा जिस दायित्व के संबंध में ये प्रविष्टि की गई है। ये प्रविष्टि के संबंध में की गई, ऋण के दायित्व के संबंध में, ऋण के संबंध में कि ए बी का ऋणी है, तो ए को ऋण के दायित्व से भारित करने के लिए सिर्फ ये एंट्री पर्याप्त नहीं है, लेकिन सुसंगत है। सुसंगत है मीनिंग देयर बाय अन्य साक्ष्य ये दर्शित करता है कि ए ऋणी है बी का, तो इस एंट्री की सहायता से उस साक्ष्य का संपोषण यह हो रहा है और वो साक्ष्य और ज्यादा विश्वसनीय ये बन रहा है। या अन्य साक्ष्य इस ओर इशारा कर रहा है कि ए ऋणी है, वही कुछ ऐसा भी साक्ष्य है जो ये इशारा कर रहा है कि हो सकता है ए ऋणी न हो, लेकिन उसके लेजर बुक में जो कारोबार के नियमित अनुक्रम में मेंटेन होता था ये एंट्री मिल गई। अब इस ओर वजन ज्यादा हो गया कि वो ऋणी है। अब सुरक्षित तौर पर ये एंट्री ऋणी होने के संबंध में जो साक्ष्य मौजूद है उसका संपोषण करके उसका साक्षिक मूल्य ये बढ़ा देगी और इस रूप में ये एंट्री ठीक है सुसंगत है और
इस एंट्री का उपयोग विवादों के न्याय निर्णय के लिए हो सकता है, लेकिन केवल इस एंट्री के आधार पर आप किसी के विरुद्ध कोई दायित्व अधिनिर्णित कर दो, ये नहीं। क्यों? अल्टीमेटली लेजर बुक बिलोंग्स टू पार्टीज। अल्टीमेटली तो लेजर बुक पार्टीज को बिलोंग कर रही है, और पार्टी अपनी लेजर बुक में क्या लिख लेगी इसका कोई वो नहीं हो सकता। अच्छा, जो पक्ष लेजर बुक को पेश कर रहा है, केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि वो ये साबित करे कि लेजर बुक कारोबार के नियमित अनुक्रम में मेंटेन किया जाता था और उसमें एंट्री है। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, ये सुसंगत भी हो जाए, इसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि ये एंट्री क्यों है। देखिए, एंट्री है ये कब कहा जा सकता है? हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि शब्दों के अपने अर्थ होते हैं। एंट्री है ये कब कहा जाएगा? जब जिन दशाओं में एंट्री होनी चाहिए उन्हीं दशाओं में एंट्री की गई है तो एंट्री है। अगर जिन दशाओं में एंट्री होनी चाहिए उससे अन्यथा दशाओं में एंट्री की गई है तो वो एंट्री नहीं है, बल्कि फर्जीफिकेशन है। आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, ये कब माना जाए? जब यह साबित किया जाए कि आपने हाई स्कूल पास किया, उसके एग्जाम दिए, आपके पास सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट है, एग्जाम आपने दिया ही नहीं, तो क्या मार्कशीट? एक फर्जी अंकपत्र है, एक फर्जी मार्कशीट है, एक फर्जी कागज है जिसे मार्कशीट के तौर पर दर्शित किया गया है, तब तो यह कहा जाना चाहिए। लेजर बुक में एंट्री है, ये कब कहा जाएगा? जब लेजर बुक में एंट्री क्यों है यह साबित किया जाए। यानी आपको यह साबित करना है कि प्रविष्टि लेखा पुस्तक में है, लेखा पुस्तक कारोबार के नियमित अनुक्रम इसमें तैयार की गई है और प्रविष्टि किए जाने के लिए समुचित आधार मौजूद था, इसलिए प्रविष्टि की गई। यह भी आपको साबित करना पड़ेगा, समुचित आधार मौजूद था। यानी आप यह भी साबित करें कि इन्होंने हमसे लोन लिया था, क्योंकि यह भी तो हो सकता है उन्होंने लोन लिया ही ना हो, तुम खाली फर्जी एंट्री किए बैठे हो अपने लेजर बुक में और कारोबार के नियमित अनुक्रम में। यानी फोर्टनाइटली तुम लेजर तैयार करते हो, फोर्टनाइटली तुमने एक फर्जी एंट्री उसमें कर रखी, तो वो एंट्री कहां है? इसलिए कोर्ट ने यह कहा है कि इस धारा में एंट्री सुसंगत हो जाए, इसके लिए जरूरी है यह भी साबित किया जाए इन बातों के अलावा कि वह लेजर बुक में है, लेजर बुक रेगुलरली मेंटेन की गई है, साथ ही साथ उस एंट्री का संबंध उस विषय से है जिस विषय में न्यायालय को जांच करनी है, और साथ ही इनके अलावा यह भी साबित होना चाहिए कि वह एंट्री क्यों है, तभी तो एंट्री है ये माना जाए, अन्यथा एंट्री है ये क्यों माना जाए। आपको यह भी साबित करना है, और साबित करने के लिए आपको साक्ष्य देना है, और साक्ष्य दो तरीके का, मौखिक और दस्तावेजी। यानी बैंक का लेजर पेश किया आपने, आप कहते हैं हमारे लेजर में एंट्री है, रेगुलरली हमने इसको मेंटेन किया है, तो लेजर तो आप ही का है, वो एंट्री क्यों है लेजर बुक में ये तो साबित करिए। हमने अगर लोन लिया होगा तो लोन के लिए फार्म ये भरा होगा, लाओ फार्म कहां है? ठीक है, ये पढ़े लिखों से अलग हटकर है सारा कुछ। ये तथाकथित जो पढ़े लिखे समाज के होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बैंक के लेजर में एंट्री है तो बस हो गया, अब तो हमें लोन देना ही पड़ेगा।
मैनेजर साहब बेईमान नहीं है इसकी कोई गारंटी है? लोन खुद लेंगे, लिख हमारे नाम देंगे तो हम देंगे लोन। भाई एंट्री, बैंक तुम्हारी, लेजर तुम्हारा, चाहे जो कुछ लिखो। अब मैनेजर साहब सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के, ये कौन तय करेगा? वो खाली पढ़े लिखे सोकॉल्ड हैं, इसीलिए मान लें बस कि ईमानदारी पाइप लगाकर, जैसे इंटर में वो एक पोइट्री थी कि मर्सी खोपड़ी में घुस जाती है, ऐसे पढ़ने लिखने के कारण उनकी खोपड़ी में ईमानदारी घुस गई, हम ये मान लें? ये क्यों मान लें? ये भी हो सकता है कि आपने लोन खुद लिया हो, एंट्री मेरे नाम की हो, रोज हो रहा, मैनेजर और दलाल मिलकर लोन निकाल रहे हैं और किसान के नाम एंट्री है, रोज उसके फर्जी कागज दिए जा रहे हैं। तो अगर सिर्फ कारोबार के नियमित अनुक्रम है और रेगुलरली एंट्रीज हो रहे हैं बैंक के लेटर में, अगर सिर्फ इतने से ही चीजें तय होने लगी तब तो गजब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा सुसंगत भी हो, इसके लिए भी आपको ये साबित करना पड़ेगा एंट्री क्यों है। ये तो बताएं आप कहते हैं इन्होंने लोन लिया, लाओ फार्म, लाओ दिखाओ कौन सा फार्म। अरे भाई लोन लिया तो किसी योजना में अप्लाई किया होगा, चलो वो योजना ऐसी थी फार्म नहीं भरा जाता, अरे कोई इनसे बात करने गया होगा, उस आदमी को लाओ, मौखिक साक्ष्य, ये भी साक्ष्य है, आप लाओ, उस आदमी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। जब लोन लेने गए, आए थे तुम्हारी बैंक में, कितने लोग थे, कई बजे समय था, आखिर कुछ तो बताएंगे आप, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। और इस सब के बाद ये सब कुछ ठीक भी हो गया तो भी एंट्री कैसी है? सुसंगत। और साक्षिक मूल्य उसका कितना है कि केवल इस एंट्री से, ठीक है, किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करना यह पर्याप्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि लास्ट लाइन प्रोबेबिलिटी वैल्यू के बारे में है। इस सब के बाद भी केवल इस प्रविष्टि के आधार पर किसी को दायित्व से भारित किया जाए, ये नहीं। चलो ये तय हुआ, लोन लिया, लोन वापस नहीं किया, ये कहां से तय हो गया? भाई लोन लिया, ठीक, आप इंटरेस्ट से तय हो गया, लोन लिया तो लोन वापस नहीं किया, अरे भाई दायित्व तो मेरा तब है जब हमने लोन वापस न किया हो। हमने लोन लिया तो लोन लेना साहब कौन सा मतलब ऐसी बात है जिसके आधार पर हम लोन वापस करें, ठीक है ना? तो आप ये भी साबित करो कि लोन लिया, ये तो चलो इससे साबित हो गया सारी चीजें, लोन वापस नहीं किया ये भी साबित करो, तब दायित्व अराइज होगा, यानी एविडेंटरी वैल्यू ऑफ दिस एंट्री। ये क्या है? ये सिर्फ रिलीवेंट। तो 27 के बाद 28 बता रहे लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत, और 28 और 29 इसमें फर्क कहां पर? 28 कहता है लेखा पुस्तक और 29 कह रहा है कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति, यानी 29 में पब्लिक डॉक्यूमेंट आ गए, 29 स्पेसिफिकली पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, लोक अभिलेख, लोक दस्तावेज, इनकी बात हो रही 29 में। और लोक दस्तावेज पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 74 वो बताता है लोक दस्तावेज या लोक अभिलेख कौन से हैं? प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के, शासकीय निकायों और अधिकरणों के, भारत के, कॉमनवेल्थ के, विदेश के, जो विधायी, कार्यपालिकी या न्यायिक अधिकारियों के कार्यों के रूप में है या कार्यों के अभिलेख के रूप में, वे पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। और साथ ही साथ पक्षकारों के कार्यों के प्राइवेट अभिलेख, जिनके लोक अभिलेख रखे गए, वे भी लोक अभिलेख की। तो लोक अभिलेख की अपनी डेफिनेशन है। लोक अभिलेख इस डेफिनेशन में जो चीज आ गई है उसमें कोई प्रविष्टि मिल रही है, वो कब सुसंगत है? वो अगली धारा 29 बता रही है।
उसके लिए क्या करा, लोक अभिलेख में होनी चाहिए और लोक अधिकारी द्वारा ये की जानी चाहिए और लोक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य पालन में की जानी चाहिए। नहीं, तीनों बातें होनी चाहिए। लोक अधिकारी ये करें, लोक अभिलेख इसमें करें और अपने पदीय कर्तव्य इसके अनुपालन में करें। पदीय कर्तव्य आपका यह है कि अमुक रजिस्टर में आप बच्चे के नाम, बच्चे के जन्म और मृत्यु के तथ्य को अंकित करें। सिर्फ इतना ही है। आपने जन्म और मृत्यु के तथ्य के अंकन के साथ साथ जाने क्या क्या अंकित कर दिया, ठीक है। और जो कुछ आपने अंकित कर दिया वो सब कुछ सुसंगत हो जाए, कतई नहीं होगा, क्योंकि वो करना आपका कर्तव्य था ही नहीं और आप अपने कर्तव्य से ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई कारण ये है, या तो आप मूर्खता में कर रहे हैं और या साजिशन कर रहे हैं। भाई आप अपने कर्तव्य से ज्यादा क्यों कर रहे हैं? अगर कर्तव्य से ज्यादा कर रहे हैं तो या तो साजिशन कर रहे हैं या मूर्खता में कर रहे हैं। और अगर मूर्खता में भी कर रहे हैं तो भी एक खतरा तो है ही, क्योंकि एज ए जज हम ज्योतिषी तो है नहीं, एज ए वकील हम ज्योतिषी तो है नहीं जो हम ये जान ले कि आपने मूर्खता में किया ही है, हम ये क्यों ना माने साजिशन किया है आपने। यानी एक असुरक्षित बात ये तो पैदा हो ही गई, जबकि आपने लोक अभिलेख में प्रविष्टि करने के संबंध में जो आपका लोक कर्तव्य था उससे ज्यादा कुछ कर दिया, तो एक संदेह तो पैदा होता है कि आपने कुछ गड़बड़ किया है। तो फिर ऐसी प्रविष्टि को विसंगत करना यही ठीक होगा, ऐसी प्रविष्टि को सुसंगत करना यह ठीक नहीं होगा। यही बात बस उन्होंने 29 में कही है। 29 में उन्होंने क्या बताया, किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, लोक अभिलेख नहीं है लेकिन अन्य राजकीय पुस्तक, क्योंकि लोक अभिलेख क्या है, लोक अभिलेख तो डिफाइंड है, ये है लोक अभिलेख और उसकी सर्टिफाइड कॉपी ये आपको मिल जाएगी। आप कचहरी में रोज उनने कहा परिवार रजिस्टर की नकल, परिवार रजिस्टर कौन बनाता है, जो आपका, जिसे आप ग्राम विकास अधिकारी इस नाम से जानते हैं। जब हम लोग जड़े पढ़ेंगे वहां दो प्रकार की समितियां आएंगी, एक भूमि प्रबंधक समिति आएगी और दूसरी ग्राम पंचायत आएगी। भूमि प्रबंधक समिति का जो सचिव होता है वो लेखपाल है और जो ग्राम पंचायत का सचिव है उसे हम क्या बोलते हैं, भूमि ग्राम विकास अधिकारी, जिसे आप सेक्रेटरी इस नाम से जानते हैं, वो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी है। उसके पास एक रजिस्टर होता है जिसे परिवार रजिस्टर बोलते हैं। गांव में पैदा हुए और मृत सभी व्यक्तियों की जानकारी उसमें होती है, उसकी नकल ये दाखिल की जाती है। इसलिए ये साबित करने के लिए कि अमुक व्यक्ति के परिवार का सदस्य है। और ये प्रश्न महत्व के होते हैं क्योंकि सक्सेशन तो आप अपने पूर्वाधिकारियों, अपने पूर्वजों, उन्हीं से प्राप्त करेंगे। और आप किसी के उत्तराधिकारी या सक्सेसर वो तो तभी होंगे जब उसके परिवार में जन्मे, परिवार में जन्मे। इस तथ्य को साबित करने के लिए एक तरीका, ये भी एकमात्र नहीं, ओनली तरीका, ओनली ये नहीं है, एक तरीका, क्योंकि सेक्रेटरी महोदय रिश्वत खा लेंगे, लिखेंगे ही नहीं, क्या कर लेंगे हम। तो सेक्रेटरी महोदय के द्वारा प्रविष्टि न किया जाना निर्णायक तथ्य तो नहीं हो सकता कि हम किसी परिवार के सदस्य नहीं है, ठीक है ना। अन्य तरीकों से साबित किया जाए, लेकिन यह भी है कि वो क्यों नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो वो भी एक रिलेवेंट चीज है। सेक्रेटरी जो लेजर मेंटेन कर रहा है परिवार रजिस्टर के तौर पर, या लेखपाल जो खसरा और खतौनी तैयार कर रहा है, वो भी तो दस्तावेज है, ठीक है, वो भी तो लोक अभिलेख है। खसरा खतौनी की नकल आपको मिल जाती। अन्य राजकीय पुस्तकें, बहुत सारी राजकीय पुस्तकें
जीडी है, सीडी है, राज की, सीडी तो नहीं, जीडी है, राज की पुस्तक है, नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलेगी, लेकिन राज की पुस्तक तो है। जीडी किसे बोलता है? आपने देखा था, उन्होंने कहा था कि जब whenever the SHO will receive the information regard of the cognizable offense, he will make a entry in those books which are kept by state government in the police station for that purpose। ठीक है ना, और उसको हम जीडी बोलते हैं, जनरल डायरी। उसमें राज की पुस्तक है, वेदर दैट इज मेंटेन मैन्युअली और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कैसे भी उसमें एंट्री है। और कैसे लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के अनुपालन में की गई है। और यह भी साबित किया गया कि वो एंट्री क्यों की गई, क्योंकि फला एफआईआर लिखाने आया इसलिए की गई। ये सब चीजें साबित कर दी गई, तो फिर वो भी सुसंगत है। लेकिन इसकी एविडेंटरी वैल्यू भी वैसी ही है जैसे सेक्शन 34 की है। वो 34 पुराने साक्ष्य अधिनियम की आदत होने के कारण निकल गया, जैसा सेक्शन 28 की है। वर्तमान में तो ये 28 है। कहता किसी लोक या अन्य राज्य की पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि। देखिए, रजिस्टर से पहले लोक नहीं लिखा है, अभिलेख से पहले लोक नहीं लिखा है, लेकिन किसी लोक या, इसलिए किसी लोक को इन सबके साथ पढ़ लेंगे, यही पढ़ने का ढंग है। कहता किसी लोक या अन्य राज्य की पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का कथन करती है। एफआईआर किस टाइम लिखी गई, ये विवादित है। क्यों? क्योंकि बचाव पक्ष कहता है कि घटना के तुरंत बाद एफआईआर होनी चाहिए थी। बचाव पक्ष कहता है कि कतई नहीं, घटना के तुरंत बाद लिखी नहीं गई थी। सारे काम इन्होंने कर लिए, मेडिकल ओपिनियन यानी पोस्टमार्टम हो गया। जब पोस्टमार्टम डॉक्टर ने बता दिया कि साहब गनशॉट इंजरी है, तब इन्होंने लिखा दिया फला फला आए और गोली मार दी, जबकि ये तो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। झूठ बोलते हैं, इन्होंने देखा ही नहीं। ठीक है, यानी क्या है कि आपका विवादित तथ्य का कथन ये जीडी एंट्री कर रही है। जीडी राज की पुस्तक है, लोक अभिलेख है, उसमें मिल रहा है कि इतने बजे दर्ज हो गई। ठीक है ना, तो वो प्रविष्टि सुसंगत है, निश्चायक साक्ष्य नहीं है इस तथ्य का। इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य नहीं है कि घटना कै बजे हुई, लेकिन सुसंगत है, सुसंगत है। ठीक है ना, कहता है कि जब किसी विवाद का सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में उस देश की जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है। स्वयं सुसंगत तथ्य है। प्रोबेटिव वैल्यू, साक्षिक मूल्य के बारे में कुछ नहीं कहा। और सेक्शन 29 सिर्फ हिंदुस्तान में रखी गई ऐसी लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों को सुसंगत घोषित नहीं कर रही है, बल्कि दुनिया भर में कहीं भी, क्योंकि उसने लिखा ना, उसने कहा किसी लोक या अन्य राज्य की पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा, भारतीय लोक सेवक नहीं लिखा है, और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है। किसी भी देश में लोक अभिलेख में किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई एंट्री यह की गई है, या उस देश में किसी अन्य व्यक्ति को सशक्त किया गया है उस प्रकार की एंट्रीज करने के लिए, जैसे उन्होंने कहा एनईसी में प्राइवेट ऑपरेटर रख लिए, वो एंट्रीज करना है। वो लोक सेवक थोड़ा है, क्योंकि लोक सेवक कौन है? धारा 21 आईपीसी बता रही है।
ठीक है ना। सीपीसी में भी लोक सेवक कौन है बताया, वो लोक सेवक नहीं है। ठीक है, हालांकि आईपीसी में तो एक कैटेगरी आ भी जाएगी कि लोक सेवक के निर्देश के अनुसार अगर काम करे तो लोक सेवक मानेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा एंट्रीज की गई है, लेकिन अगर उस देश की विधि विशेष रूप से व्यादिष्ट करती है, यानी आदेशित करती है कि ऐसी एंट्रीज किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कर दी जाए और की गई है, तो वो सुसंगत तथ्य हैं, वो सुसंगत है, उनका साक्ष्य दिया जाएगा, लेकिन सुसंगत है निश्चय नहीं। तो लेखा पुस्तकों में या ऐसी पुस्तकें जो लोक सेवकों द्वारा तैयार की जाती हैं, उनमें की गई प्रविष्टियां ये कब कब सुसंगत हैं इस विषय पर, और इनका साक्षिक मूल्य क्या है इस विषय पर धारा 28 और धारा 29। ठीक है, शेष चर्चा 30, 31, 32 इनके संबंध में आगे हम लोग करेंगे।